वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके साथ ये भी डिस्कस किया था कि व्हाई देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। साथ में ये जो है डिस्कशन में आया था कि जो कार्बन की प्रॉपर्टी जो कि टेट्रा वैलेंसी हो गया या कैटेनेशन हो गया, इस प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं कि देयर इज द न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द दिस टू प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला मेंशन किया था, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला मेंशन किया था और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मेंशन किया था। तो ये कुछ सेगमेंट रहा हमारे प्रीवियस लेक्चर का। आप उस पे जो गिवन असाइनमेंट है उसको आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे मूव कीजिए और उसको सोल्यूशन आप देख सकते हो, उसके वीडियो सोल्यूशन को। अब जो है हम लोग मूव करते हैं जो है जो सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें केस क्या है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन यानी कि इसको बोला जाता है ड्यू, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ते हैं ड्यू। इसके अलावा अदर नेम भी इसका क्या नेम है, जिसे इसी को बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अदर नेम क्या है इसी का, इसी को बोला जाता है, एक जो है नेम से शायद थोड़ा सा इस वाले नेम से क्लियर हो जाए, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, इंडेक्स इसका क्या मतलब होगा, HDI। अब आते हैं इसके जो है पार्टिकुलर फॉर्मूला, थोड़ा सा हम लोग एक पार्टिकुलर डिफिनीशंस इसमें मेंशन करें, इसके पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे मैं एक हाइड्रोकार्बन कंसीडर कर लूं, CH3 CH2 CH3, करेक्ट, ये हो गया। अब यहां से अब क्या करो, आप अगर दो हाइड्रोजन रिमूव करते हो, इस आइडिया को आप समझना। जैसे कि अगर मैं आपने एल्केन पढ़ा होगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या जाता है, CnH2n+2, ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे इस कंपाउंड के लिए मैं बोलूं कि कितना हाइड्रोजन और इसमें ऐड किया जा सकता है, क्या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेटेड फॉर्म है। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है, जो कि इस फॉर्मूला के बेस पे है कि कार्बन अगर n होगा हाइड्रोजन शुड बी मैक्सिमम हाइड्रोजन विल बी 2n+2। ये हम लोग का केस आता है। अब एक चीज मतलब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट पे आ सकता हूँ कि du = 0 बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर रेफरेंस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट कंपाउंड। अब केस क्या है कि अगर आप दो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो लाइक दिस वन, CH डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसका होगा क्या कि देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। यही नेम में है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। अब इस केस में आप क्या बोला जाएगा कि अगर दो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है किसी गिवन कंपाउंड में, तो इसको मेंशन किया जाएगा द गिवन कंपाउंड है du = 1। ठीक है, आप हो सकता है इससे फर्दर दो हाइड्रोजन रिमूव कर दो। अगर मैं फर्दर दो हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो इसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि द du फॉर दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी 2 इन दिस केस, करेक्ट। यहां से कर सकते हैं, और भी हो सकता है, राइट। एक और केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कैसे कि अगर दो हाइड्रोजन रिमूव करना है तो इसको मैं रिंग के फॉर्म में रख दूं लाइक दिस। यहां पे भी तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही आएगा। अब इस रिंग का बोलोगे कि सर ड्यू कितना होगा, क्लियरली ड्यू इज गोइंग टू बी 1। अगर इसको फर्दर कन्वर्ट कर दूं लाइक दिस वन, तो ड्यू जो है आप बता सकते हो, क्लियरली बता सकते हो इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा। देखिए तो ड्यू एक रिंग की वजह से पाई बॉन्ड ड्यू = 2। अब ये केस सिंपल सा आता है कि जो है सिंपल इस मतलब ओवरऑल इसका यूज क्या है, यूज इसलिए किया जाता है, एप्लीकेशन में पहले मेंशन कर देता हूं। एप्लीकेशन ये है कि टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ये मेजर एप्लीकेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग करने जा रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड, रिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये तो मेजर एप्लीकेशन है। अब यहीं से आप बोल सकते हो कि सर इसका डिफिनीशन तक एक पहुंचा जाए, डिफिनीशन आप लिखना चाहो लिख लेते हैं एक डिफिनीशन आप। तो जो है डिफिनीशन दिखाता है इसका, 1 du किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 du इज इक्विवेलेंट टू डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज 1 ड्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। अगर कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू
सैचुरेटेड, मैं इसको बोल रहा हूं सैचुरेटेड बिकॉज देयर इज नो पाई बॉन्ड। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे। सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम, अब देखोगे ये क्या असाइक्लिक सिस्टम है। जब इसको मैं साइकिल में कन्वर्ट किया यानी कि रिंग में कन्वर्ट किया, दैट इज गोइंग टू बी द कंपाउंड विथ du इक्वल टू 1, यानी कि 1 du इज इक्विवेलेंट टू डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड असाइक्लिक दैट विल बी बेस्ड हाइड्रोकार्बन। दैट इज द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ डी। ठीक है, इसमें देखें तो जो है नेक्स्ट आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा अगर कंपाउंड दिया हुआ है। तो मैं बोल देता हूं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, दो कॉन्सेप्ट आता है। दो कॉन्सेप्ट क्या कि इफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, आप इसको लिखना इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कैसे जाएंगे इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, समझना इस बात को कि ड्यू कैसे डिफाइन किया जाएगा। ड्यू कितना आएगा इस केस में कि अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन कंसीडर करूं, राइट, एज्यूम दैट कि दैट हाइड्रोकार्बन हैव सी नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए अगर उसका ड्यू 0, तो अब इसलिए जो है अगर सी कार्बन एटम प्रेजेंट है तो टोटल हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट 2C+2, ये मैक्सिमम हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि प्रेजेंट होना चाहिए। एज पर फॉर्मूला CnH2n+2 आप करते हो, मैं वही रख रहा हूं 2C+2। अब इसमें से क्या करो कि जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको माइनस कर दो, ठीक है, जितना हैलोजन प्रेजेंट है उसको माइनस कर दो, और जितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उसको आप प्लस कर देना, यहाँ पे ये कर दो डिवाइड, यानी कि ये जो है आपका ड्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 से क्यों मैंने डिवाइड किया, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम इज इक्विवेलेंट टू 1 ड्यू, तो इसीलिए मुझे 2 से इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। सभी का मीनिंग मैं बता देता हूं क्या है। यहां पे अगर मैं बात करूं C, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। H की बात कर लें तो H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो गया, ठीक है। X क्या है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो जाए हैलोजन एटम, और N क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूं, जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया C6H6 लाइक दिस, तो पूछा गया व्हाट विल बी द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड, करेक्ट। तो ड्यू कैसे आ जाएगा कि जो है देखो आप फॉर्मूले में रखो क्या दिया है, C इक्वल टू 2C+2 माइनस H माइनस X प्लस N। अब यहाँ पे बात करें जो है C की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यानी कि जो है इसमें अगर मैं ड्यू कैलकुलेट करूंगा, ड्यू कितना हो जाएगा 6 × 2 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस H इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना है हाइड्रोजन एटम, ये 6 है, तो जो है 14 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8/2, दैट इज इक्वल टू 4, यानी ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड इज 4। अब दूसरा वे होता है कि अगर ये तो जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तब आप करोगे। अब बात करें कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर बोल दो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, तब कैसे अप्रोच रहेगा, गिवन तब अप्रोच कैसा रहेगा, जस्ट सिंपली आप नंबर ऑफ काउंट कर लो, ड्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करो दोनों को काउंट कर लो, पाई बॉन्ड और रिंग जितने प्रेजेंट है। जैसे एक सिंपल सा है, इसमें भी एग्जांपल एक दो मैं कंसीडर कर लेता हूं। जैसे ये केस है, आप शायद इस स्ट्रक्चर को देखे हो कभी, दिस इज द बेंजीन, करेक्ट। अब इसका बोले कि जो है व्हाट विल बी द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड, निकाला जा सकता है। देखो एक रिंग प्रेजेंट है, हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग प्रेजेंट है, और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इस केस में क्लियरली आप देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ड्यू कितना हो जाएगा 4, क्लियरली। एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं लाइक दिस, इसमें आप बताओ, जैसे कि एक मैं इस तरीके से मैं ले लूं, बता सकते हो ड्यू इसका कितना होगा। देखो आप तो जो है कितने रिंग है, 1 2 रिंग और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना हो जाएगा ड्यू इस केस में, ड्यू इज इक्वल टू 3 इन दैट केस। तो ये सिंपल वे होता है, दो वे, फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द ड्यू ऑफ द कंपाउंड। बच्चों तो एक बार आप क्या करो इसमें इस कंपाउंड के जो है आप ड्यू एक बार कैलकुलेट करो। मैंने कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखे हैं, कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रखे हैं। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कैसे अप्रोच करोगे और
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर दिया हुआ है किसी कंपाउंड का, तब अप्रोच कैसा होगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टेक योर टाइम। देखिए हम तो इसमें केस क्या है कि जो है अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, नो डाउट अगर इसमें कंसीडर करो, कैसे हम लोग जाएंगे, तो जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे 2C+2, फिर से मैं रिवाइज कर दूं, -H -X + N डिवाइड बाई 2। अब इसमें है क्या, C कार्बन एटम, H इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X इज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड N इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। रखा जाए इसमें, तो आप देखो कार्बन कितना हो गया 2, तो जो है 2C+2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका जो है 2 × 2 4 + 2 6, 6 - 6 डिवाइड बाई 2 0, बिल्कुल सही है। इसका आना भी था ड्यू, बिकॉज इसके केस में तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट भी नहीं है। आप देखो ना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना इधर रिंग प्रेजेंट है। अब इसकी बात करें, निकाला जाए इसमें, तो 5 × 2 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 - 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू गिव 0, द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 0। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका, तो है 10 × 2 कितना हो जाएगा, 10 × 2 20 + 2 जो है ये हो जाएगा 22 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 22, 22 - 22 डिवाइड बाई 2 दैट इज गोइंग टू गिव 0। ठीक है, इसको हम लोग जो है अप्रोच करें, C9H16 कैसे निकलेगा, तो 9 × 2 कितना होना चाहिए, 9 × 2 18 + 2 20, 20 - 16 अगर मैं ड्यू कैलकुलेट करूं 20 - 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, इस केस में आपका 4/2 दैट विल गिव हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट है। इसमें आप अगर हम लोग जाए C10H20 ऑक्सीजन, ध्यान है इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है। ऑक्सीजन एटम का क्राइटेरिया इसमें इस वजह से नहीं आता बिकॉज ऑक्सीजन के केस में होता है कि जब मोनोवैलेंट रहेगा तब तो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा ही रहेगा, लाइक मोनोवैलेंट आपने लिया तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा ही रहेगा। और जब डाईवैलेंट है तो अपने आप ड्यू इस केस में काउंट हो जाता है, जैसे आप डाईवैलेंट लोगे। तो हम लोग ऑक्सीजन इस फॉर्मूले में नहीं रखते हैं, ये ध्यान में आप रखना। तो हम लोग कैलकुलेट करें इसको, तो 10 × 2 20 + 2 कितना हो गया आपका 22, तो ये हो जाएगा ड्यू इस केस में 22 - 20 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू गिव 1। इसकी बात कर ले तो 6 × 2 12 + 2 14, 14 - 8 और क्या -x मींस हेलोजन एटम ये होगा 1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, तो इस केस में ड्यू कितना आएगा आपका 9, 14 - 9 कितना आ जाएगा 5/2 आ रहा है। थी ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये मतलब स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ 2.5 हम लोग का ड्यू नहीं हो सकता है, यानी फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इस केस में भले हम लोग ड्यू कैलकुलेट किए बट दिस स्ट्रक्चर पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग पॉसिबल नहीं होगा अगर हम लोग बनाना चाहिए इस केस में। अब इसकी बात करें, इस केस में आप आ जाओ C6H5Cl कितना हो जाएगा 6 × 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12 + 2 14, 14 - 5 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। सही है। C3H4 तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 + 2 8, 8 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा इस केस में। C6H12 का निकाल लो, तो 6 × 2 हो गया 12, 12 + 2 14, 14 - 12 दैट इज 14 - 12 डिवाइड बाई 2 ड्यू इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो केसेस रहा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में। आपको स्ट्रक्चरल से निकालना ड्यू बहुत आसान है। क्या करना है आपको, रिंग काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है। अब उसको क्या करो आप ऐड कर दो। ठीक है, तो अब मैं अगर ऐड कर देता हूं इसमें तो ये केस क्या हो जाएगा कि 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड यानी कि ड्यू क्या हो गया इस केस में, सिंपल सा केस 2 हो गया। इसकी बात कर ले तो कितना 1 रिंग 3 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा ड्यू 4 हो जाएगा। इसकी बात कर ले ये 2 रिंग को ज्वाइन किया गया है तो 2 रिंग इसका क्या हो जाएगा ड्यू 2 हो जाएगा। आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक वे हो सकता है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो फिर फार्मूला रखो। तो अगर हम लोग ज्यादा जो है इस मेथड को फॉलो करेंगे कि आप डायरेक्ट इसमें पाई बॉन्ड और रिंग को काउंट कर लो, वहां से आपका ड्यू आ जाएगा। अब बात करें यहां से इस केस में 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा ड्यू क्लियरली 2 हो जाएगा। इस केस में काउंट करो 1 2 रिंग और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ड्यू इक्वल टू 7। इसमें कितना होगा ड्यू इक्वल टू 1। करेक्ट है। इसकी बात कर ले तो 1 2 रिंग है तो ड्यू इक्वल टू 2। इसकी बात कर ले तो जो है वो 2 रिंग है तो ड्यू इक्वल टू 2। इसकी बात करें 1 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है यानी कि ड्यू इक्वल टू 3। सिंपल सा केस है। एक बार आप आंसर इससे मैच करा लो।
कि ये आपके आंसर करेक्ट है या। तो ठीक है बच्चों, एक दो और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर में ऐसे देता हूँ, फाइंड आउट करो इसका ड्यू कितना होगा। ये शायद आप इजीली निकाल पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करेंगे, बट हम लोग इसको जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान है कि ये प्रिज्मेन टाइप का है, प्रिज्मेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर है, निकाला जा सकता है। तो एक वे हो सकता है, इसके लिए मैं अप्रोच में बता देता हूं। या तो आप डायरेक्ट काउंट कर लो कि कितने रिंग प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब ऐसे ही स्ट्रक्चर दे दिया है, तो फिर रिंग कितने प्रेजेंट है ये काउंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में तो आपने आसानी से कर दिया, 3 डायमेंशन में जब आप एंटर कर रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नहीं तो एक बार आप कंसीडर करो कितना आ रहा है डी। तो जो है 2 अप्रोच में बता देता हूं। इस केस में क्या करो, आप सिंपली आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दो। बिकॉज जिस वे से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाल रहे हो, वैसे इसमें भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। जैसे मैं एक अप्रोच आपको मैं बताता हूं, ठीक है। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कर लेते हैं, जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इजीली। यहां से हाइड्रोजन मैं दिखा दूंगा, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, करेक्ट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो आप, तो जो है कितने कार्बन हो जाएंगे इसमें, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। मतलब करना क्या चाह रहा हूं मैं इसको, इसके थ्रू कि इससे पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट कर रहा हूं C6H6, और इसको फिर मैं जो हम लोग का इक्वेशन आया था उसके थ्रू हम लोग कंसीडर कर लेंगे। क्या था ड्यू का फॉर्मूला, ड्यू इक्वल टू था 2C+2 -H -X + N, ठीक है। जहां पे फिर से मैं मेंशन करूं, C is the number of carbon atom, H is the number of hydrogen atom, X is the number of halogen atom, and N is the number of nitrogen atom। ये 0 है, ये 0 है। आपका जो है कार्बन कितना हो गया 6, देख लो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो 2 × 6 12, 12 + 2 14, 14 - 6 डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव हाउ मच 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि इस कंपाउंड का ड्यू 4 होगा। बट एक और अप्रोच हो सकता है। करना क्या है आपको कि आपको क्या चाहिए इस केस में, आपको चाहिए कि कितने जो है रिंग प्रेजेंट है। डिफिकल्टी इस बात पे आ रहा है कि हम लोग डायरेक्ट रिंग नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज एक रिंग दूसरे रिंग के साथ मर्ज हुआ है। तो इस केस में आप अप्रोच कैसे रखना, थोड़ा सा मैं इसको सिंपली अप्रोच रखता हूं। कैसे, तो अगर आपसे जैसे इस कॉन्सेप्ट से समझो आप कि अगर आपको ऐसा कोई रिंग दिया हुआ है, करेक्ट, एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। इस रिंग का ड्यू आपने क्या बोला, एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका ड्यू हो गया 1। क्या एक और अप्रोच मैं इसमें बताऊं कि आप इस रिंग को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सच दैट कि ये कंप्लीटली ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए और फुली सैचुरेटेड रहे। फिर से समझना आप कि मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो है इस रिंग को सच फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि ये ओपन चेन में हो जाए और कंप्लीटली सैचुरेटेड रहे, मींस इसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहे। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। अब जितने ये ऐसा ऑपरेशन आप इस कंपाउंड पे कर रहे हो, यानी जितने बार ये चेंजेस मॉडिफिकेशन करो, उस मॉडिफिकेशन को काउंट कर लो। आपने क्या किया कि ऐसा केस था कि एक ये बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम, बिल्कुल। तो उसी के रेफरेंस में तो लेते हैं। तो जो है इसका ड्यू कितना हो जाएगा, इसका ड्यू हो जाएगा 1, सिंपल सा केस है। यहां पे भी एक सेम अप्रोच रखो। करना क्या है कि आप इसको ब्रेक करते जाओ। ब्रेक कैसे करते, ब्रेक तब तक करो जब तक कि करेस्पॉन्डिंग ये सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, जितने बार आपने जितना बॉन्ड ब्रेक किया हुआ है उसको काउंट कर लो, आ जाएगा ड्यू। देखते हैं ड्यू 4 आता है कि नहीं, ठीक है। अप्रोच रखा जाए तो मैं क्या करता हूं, इस बॉन्ड को हटा देता हूं। जो भी सबसे सिंपल बॉन्ड है, जो भी आप पहले करो उससे कोई मतलब नहीं है, सच दैट कि मुझे ओपन करना है। मैं पहला बॉन्ड हटा दिया, 1 ऑपरेशन, काउंट करोगे इसको, ठीक है। आप इस वाले को मैं हटा दूं, हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटा देता हूं। 2 हो गया। कोई भी बॉन्ड हटाओ, ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, बस आप ये ध्यान में रखना। 2 हो गया। तीसरा मैं हटा दिया, हो गया कितना, 3। अभी भी ओपन है क्या, नहीं, ये जो है अभी भी क्लोज है। ओपन करते हैं इसको, ओपन करते हैं, हो गया ओपन, हो गया ओपन। कितने बार किया भूल गए, फिर से करते हैं। तो फिर से इसको ज्वाइन कर लो भाई। अगर देखो काउंट जो है बॉन्ड कौन सा मैंने ब्रेक किया था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था, 2 3 और ये 4। ड्यू कितना आया था, 4। यानी 4 बार आप 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसका क्या आया आपका, इस 4 बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तब आपका ड्यू 4 है। फिर से दिखा दे, फिर से देख लो आप। इस बॉन्ड को ब्रेक किया मैंने 1, फिर इस दूसरे बॉन्ड को ब्रेक किया, 2 बार ऑपरेशन, तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हो गया। और चौथे बॉन्ड में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन चेन बन गया। वही तो मुझे चाहिए था
कि एक असाइक्लिक सिस्टम फॉर्म कर जाए सैचुरेटेड फॉर्म में, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट ना हो। देख लो आप कितने किया, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 4 बार ऑपरेशन किया तो बेसिकली हम लोग का जो स्ट्रक्चर दिया था, जो कि हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेन मॉलिक्यूल, इसका ड्यू कितना हो जाएगा, क्लियरली आपका ड्यू हो जाएगा कितना 4। इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो है एक और वे यहां से निकल के आता है, आप क्या करो कि बोल सकते हो, यहां पे मैं एक जो है नोट्स में मेंशन करा देता हूं। नोट्स आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड should break to convert a organic compound to completely saturated acyclic system। ये हो जाएगा सिंपल सा असाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। यही हो जाएगा आपका इक्वल टू ड्यू, यहां जैसे आपने ऑपरेशन किया। चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये शायद आपने सीखा होगा। ऑल्दो ये कंपाउंड हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे एग्जिस्ट करा रहे, बट रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये ठीक है, करना क्या है आपको, वही सेम कहानी, आपको पता करना है इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा, ठीक है। फिर जो है कहानी फंस जाती है कि सर पाई बॉन्ड और रिंग कहाँ से काउंट किया जाए, किस ओर से काउंट किया जाए, मुश्किल है थोड़ा सा, देखते हैं। तो एक तो सिंपल सा अप्रोच, अगर आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा प्रोसेस, अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो, रिंग नहीं काउंट कर पाओगे। बहुत लोग को लगेगा क्या कि इसमें 6 फेसेज है तो जो है ड्यू इज गोइंग टू बी 6, गलत है। अगर देखा जाए इसमें 5 रिंग ही प्रेजेंट होगा। अभी मैं दिखाता हूँ 5 रिंग कैसे प्रेजेंट है, लेकिन बिफोर दैट उस अप्रोच को हम लोग फॉलो करें, एक जो सिस्टमेटिक वे है उसको भी फॉलो कर लेते हैं। इसको बोला जाता है क्यूबेन मॉलिक्यूल, ऑल्दो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। देख लो आप, इसमें इसकी वैलेंसी स्पेसिफाई कर दें, हाइड्रोजन 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 ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन इस तरीके से, करेक्ट है ये, इतना ये चीज समझ में आती है। अब जो है आप क्या करो, मैंने बोला कि अरे भाई अगर स्ट्रक्चर से नहीं निकाल पा रहे हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए तो रास्ता है हमारे पास, ओपन रास्ता है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर लिख दे, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C8H8, सिंपल सा केस है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 कार्बन एटम 8 हाइड्रोजन एटम। फार्मूला के लिए जाए तो फार्मूला के लिए अगर जाते हैं, ड्यू इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा फार्मूला 2C + 2 - H - X plus N is by 2, where C is the number of carbon atom, H is the number of hydrogen atom, X is the number of halogen atom, N is the number of nitrogen atom, divide by 2। अब रख लो आप, 8 × 2 कितना हो गया, 16 + 2 18, 18 - 8 डिवाइड बाई कितना 2 5। सर ये तो 5 आया, 6 निकाले थे बहुत लोगों ने, देखें 6 नहीं आएगा, बस फेस नहीं काउंट करना है। आप जो है उस क्यूब का लेकर फेस काउंट कर दिए तो ड्यू, ऐसा नहीं है, हम लोग जो है ड्यू 5 ही आएगा। अब बोलोगे कि सर दूसरा मेथड बताओ, बिल्कुल बताते हैं। तो देखें इसमें दूसरा मेथड हम लोग, क्या मैंने बोला, इस केस में अगर मान लो आप जो है रिंग नहीं काउंट कर पा रहे हो तो ये वाला अप्रोच रखना। अगर गिवन स्ट्रक्चर से रिंग नहीं काउंट कर पा रहे हो तो फिर ये वाला अप्रोच रखना। क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड शुड बी ब्रेक टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम। एक एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, देखते हैं, मजा आएगा इसमें। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया गया, थोड़ा सा तो ओपन हुआ, लेकिन क्या कंप्लीटली ओपन हुआ, काउंट भी रखना, एक बार ओपन किया मतलब अभी भी क्लोज्ड ही है, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, एक बार मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो 2 बार ब्रेक हो गया 2 काउंट हो गया, आ रहा है समझ में। इसको ब्रेक कर दूं, क्या कर देते हैं, कोई भी आप करो, ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, मिनिमम नंबर चाहिए, ऐसा नहीं कि करते जाओ और फिर जो है बढ़ते जाओ। ये भी अभी क्लोज्ड ही है, बिकॉज यहाँ पे ये 3 हो गया, इसको ओपन कर दो 4 हो गया, और भी क्लोज है क्या, ये बिल्कुल एक आप ओपन कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इसी को कर देते हैं, अब हो गया ओपन, हो गया 4 पाई। चलो तो ये हो गया ओपन हम लोग का स्ट्रक्चर। इसका कितने बार किया सर, ये तो बनाते बनाते मैं भूल गया, ठीक है, फिर से कर लो भाई, फिर से कर लो कि कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए थे, फिर से मैं बता देता हूं। यही वाला तो ब्रेक किया था, कौन से कितने बॉन्ड ब्रेक किया, 1 2, एक बार मैं कंसीडर कर लेता हूं कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 1 2 3 4 5,
तो 5 बॉन्ड, वही तो मेंशन किया है मैंने कि नंबर ऑफ बॉन्ड शुड बी ब्रेक, मिनिमम नंबर आप कंसीडर कर लो, शुड बी ब्रेक टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम। कितना हो जाएगा? बिल्कुल, आपने 5 बॉन्ड ब्रेक किया तो डी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये अप्रोच समझ में आ गया। ये जो है 3 डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए आपका। फिर से मैं मेंशन कर दूं तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसके लिए आप जाओ 2C+2 -H - x + n/2, इसके लिए आप चले जाओ। अगर 2 डायमेंशन अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइक बेंजीन आपके सामने दिया हुआ है, हेक्सेन दिया हुआ है, ऐसा कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, तब आप केस करो कि जो है देख लो। उस केस में भी क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लो। जब 3 डायमेंशनल इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए होंगे तब थोड़ा सा आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे? तो इसमें केस है कि हम लोग अगर रिंग काउंट करना चाहेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ये अप्रोच फॉलो कर लेना कि आप इतने बॉन्ड को ब्रेक करो सच दैट कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज गोइंग टू गिव यू योर ड्यू। तो ये हम लोग का ड्यू का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू। आखिर हम लोग जो ड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। मोस्टली आपको क्या होगा कि ये देखने को मिलेगा जब हम लोग जब स्ट्रक्चरल आइसोमरेज कवर करेंगे तो वहां पे या स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले तो वहां पे इस ड्यू का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो बस यहाँ पे मैं एक जस्ट मेंशन करते चलता हूँ कि ड्यू एक्चुअल में क्या आइडिया लगाएगा किसी कंपाउंड के। अगर हम लोग कंपाउंड दिया हुआ है वहां से अगर आप ड्यू कैलकुलेट करते हो तो उसके बारे में क्या आइडिया लग के आएगा। तो सबसे पहले आता है ड्यू इक्वल टू 0। ड्यू इक्वल टू 0 क्या दिखाता है कि जो कंपाउंड गिवन कंपाउंड है ना वो आपका जो कंपाउंड है सैचुरेटेड है, मींस उसके अंदर नाइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइदर रिंग प्रेजेंट है। यानी कि आप जो बोल सकते हो कि ड्यू इक्वल टू 0 अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपने कैलकुलेट किया तो देयर इज नो पाई बॉन्ड और रिंग, कोई पॉसिबल नहीं होगा। ना इधर रिंग बना सकते हो ना इधर उसमें पाई बॉन्ड बना सकते हो। जैसे एक मैं बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं, क्या ले लिया जाए, जो है प्रोपेन ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल यही है। प्रोपेन की बात कर लेते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा CH3 CH2 CH3, करेक्ट। ठीक है, वैसे ही दिख जा रहा है तो इसमें तो पाई बॉन्ड रिंग प्रेजेंट नहीं है तो इसका ड्यू 0 होना ही है। एक बार क्या वर्क करते हैं कैसे, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मैं निकालता हूं। ये हो जाएगा C3H8। ठीक है, आप इसके लिए ड्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या। ड्यू इक्वल टू देखो आप, तो ड्यू इक्वल टू क्या मैंने फार्मूला बताया इसका 2C+2 -H, ठीक है, -x और +n/2। तो यहां पे जो है क्या हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया 6 + 2 8, 8 - 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। और यही चीज यहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइदर रिंग प्रेजेंट है, नॉन रिंग प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं जो है सेकेंड, तो ये केस हुआ। अब ड्यू इक्वल टू 1 की बात कर ले, अगर ड्यू 1 दिया हुआ है तब इन दैट केस क्या बोल सकते हो कि 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है पाई बॉन्ड, और 1 रिंग हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, वो अब डिपेंड करेगा ये जो है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला पे जाना है तो ये आइडिया बस देगा आपको, बट एग्जैक्ट क्या होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आइडिया आपको नहीं मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कंसीडर करूं, क्या हो जाएगा C4H8। ठीक है, ड्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ड्यू अगर कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा ड्यू इसका आ जाएगा, आई थिंक अगर इसको कैलकुलेट करो 4 × 2 ये क्या हो जाएगा 8 + 2 10 - 8 यानी कि 2/2 1 हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूं कि या तो इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है 1 पाई बॉन्ड, या इस केस में हो सकता है अगर 1 पाई बॉन्ड नहीं कंसीडर कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि 1 रिंग प्रेजेंट है। यही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। सिमिलरली अब जो है बात करें ड्यू इक्वल टू 2 के लिए, ड्यू इक्वल टू 2 ये क्या हो सकता है, तो देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि जो है 2 पाई बॉन्ड, देख लो आप 2 पाई बॉन्ड भी बोला जा सकता है बिकॉज एक पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग एक ड्यू होगा, तो 2 पाई बॉन्ड भी मैं बोल सकता हूं, या क्या मैं लिख सकता हूं 2 रिंग भी मेंशन कर सकता हूं। और एक क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन ये ऐसा आ सकता है कि जो है इस केस में 1 रिंग हो जाए 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ये हो सकता है। ठीक है, अब जो 2 पाई बॉन्ड है ना, ये 2 पाई बॉन्ड में भी फर्दर केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये केसेस है।
ड्यू इक्वल टू 3 में भी वैसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी। एक बार ड्यू इक्वल टू 3 को भी हम लोग कंसीडर कर ही लेते हैं कि ड्यू इक्वल टू 3 पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो ड्यू इक्वल टू 3 देखते हैं। देखें इसमें, तो ड्यू इक्वल टू 3 में आप क्या देखोगे, क्या हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है इसमें 3 रिंग हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है इसमें 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग भी पॉसिबल, ठीक है। उसी के अलावा यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग, ये पॉसिबल कैसे जा सकते हैं। इसमें अगर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो इसको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे जो है 2 पाई बॉन्ड है तो एक डबल भी बोल सकते हो, या एक ट्रिपल बोल सकते हो, या 2 डबल बॉन्ड बोल सकते हो। तो और भी फर्दर जो है पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो ये हमारे प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा। किसी हम लोग केसेस जब देखेंगे लेटर ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमरीज, तो यहाँ पे इस वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग अच्छे से यूज करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरीज को कवर करेंगे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों क्लासिफिकेशन नीडेड है, ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो एवरी कंपाउंड के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसके प्रॉपर्टीज में। तो रेदर हम लोग क्या करें, उसको क्लासिफाइड कर दें कि ये जो है पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये कंपाउंड पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे लिए जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, लाइक 100 स्टूडेंट है क्लासरूम में, और इन दैट केस क्या है कि डिफरेंट उनका लेवल है, राइट। अब क्या केस करना है कि उनको जो है डिफरेंट सेगमेंट अगर मैं प्रोवाइड कर दूं, लाइक ABCD 4 सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, सच दैट कि जो है आइदर आप अल्फाबेटिकली उनका नाम वाइज सेग्रीगेट कर दो या जिस वे से भी। तो क्या होगा कि मेरे लिए इजी होगा ये पता करना कि हाँ ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इस सेक्शन की ये प्रॉपर्टीज है, इस सेक्शन की ये प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या है कि मुझे इजीनेस हो जाएगा इसके बारे में स्टडी करना। रेदर मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में स्टडी करूंगा, रेदर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना चाहूंगा, रेदर मैं चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ द कंपाउंड उसमें हम लोग स्टडी करें। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करें एंड देन हम लोग नोमेनक्लेचर के लिए जाएं, देन हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्लासिफिकेशन ना कई बेसिस पे हो सकता है। अगर आप जो है ध्यान दो तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड कोई एक ही बेस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लास के जो है 100 स्टूडेंट को मैं क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, सेग्रीगेट करना चाह रहा हूँ डिफरेंट 4 बैचेज में, तो हो सकता है मैं उसको अल्फाबेटिकली उसको सेग्रीगेट कर, वन मेथड वो हो सकता है, उसके लिए बेसिस हो सकता है उनका जो है नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। हो सकता है कि मैं उसके मार्क्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करूं कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं उसको ए सेक्शन में रख दूं, जो सबसे लिस्ट मार्क्स वाले हैं उनको जो है डी सेक्शन में रख दूं। ऐसे प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यहाँ में भी वैसे ही हम लोग का जो है क्लासिफिकेशन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, कि जो बेसिस है हम लोग अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे जो एप्रोप्रिएट बेसिस है जो कि हम लोग जो है स्टडी करना चाहेंगे, एक तो बोला जाता है कि जो है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उसके बेसिस पे अगर क्लासिफाई करना चाहे तो इजीली इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट और भी वे है, बिल्कुल है, और भी बेसिस है। जैसे आप कर सकते हो बेस्ड ऑन ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आप जो है अब उसके बेसिस पे ग्रुप भी 2 तरीके का हो सकता है। या तो जो है लेटर ऑन हम लोग देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप में भी फर्दर केसेस बन सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो वो एक केस होगा। तो बेस्ड ऑन ग्रुप्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जा सकता है। और क्या सीरीज हो सकता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसके बेस पे, बेस्ड ऑन होमोलोगस। आएंगे हम लोग कंसीडर करेंगे 1 by 1 हम लोग देखते चलेंगे होमोलोगस, ये केसेस है। तो अब इसमें बात करें हम लोग, तो आइए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो जो है इसमें 2 क्लासिफिकेशन पहले जाता है। कैसे, तो ये देख लो, आप बोल सकते हो क्या, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन
ओपन चेन मींस जो है, जो कार्बन है वो साइक्लिक रिंग नहीं बना रहा है, इसलिए इसको नेम और भी दिया जा सकता है, दैट इज असाइक्लिक सिस्टम, असाइक्लिक सिस्टम। राइट। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट, दैट इज क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन, जिसको हम लोग और भी नेम बोल सकते हैं, दैट इज साइक्लिक रिंग, साइक्लिक बोल सकते हो या रिंग बोल सकते हो, ये हो सकता है। उसके अलावा इसको फर्दर जो है अगर क्लासिफाई करना चाहो तो क्लासिफाई किया जा सकता है किस में, तो इसको क्लासिफाई किया जा सकता है सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड, और इसको क्लासिफाई किया जा सकता है अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब इसके अंदर क्या क्लास बन के आएगा, जो अनसैचुरेटेड का जो केस है ना, इसके अंदर आता है एल्केन, ठीक है, एल्केन। अभी आप लोग डिफाइन भी करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। एल्केन बोला जाता है सैचुरेटेड, मींस इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। देन बात करते हैं अनसैचुरेटेड, इसके कैसे क्लासेस बन के आएंगे, तो ये जो है कुछ इस तरीके से क्लास बन के आता है। पहले आता है, हम लोग बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन, दूसरा एल्काइन, एल्काइंस, और तीसरा एल्किनाइंस, एल्किनाइंस, ये केस हो गया एल्किनाइंस। मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो अगर डबल बॉन्ड केवल प्रेजेंट है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्काइन, एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एल्किनाइंस। ठीक है, तो ये तो रहा ओपन चेन स्ट्रक्चर की। क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक सिस्टम के जो है हम लोग दो क्लासेस बन के आता है, ठीक है। अब इसमें दो क्लासेस क्या बन के आता है, देखो आप ध्यान से, एक आता है इसमें कंसीडर करते हैं, हम लोग बोलते हैं दैट इज होमोसाइक्लिक, आता है इसके डिफिनीशन पे होमोसाइक्लिक, करेक्ट। दूसरा आता है इसमें हिट्रोसाइक्लिक, हिट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हिट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब याद है, इसमें थिंक करते हैं हम लोग। देन इसको फर्दर अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो इसके दो क्लास बन के आते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक, और एक को बोला जाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ये केस बन के आता है। यहां पे भी वैसे ही सिमिलर क्लास बन के आता है, यहां पे भी डिफरेंट नहीं बन के आएगा, यहां पे भी कुछ इसी तरीके से क्लास बन के आएगा। क्या इसमें बन के आएगा, तो इसमें बोला जाएगा, एक हो जाएगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक, और एक हो जाएगा एलिसाइक्लिक, ठीक है। यहां भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन जाता है, ठीक है, एरोमेटिक का, इसे हम लोग बोलते हैं, वन इज दैट बोला जा सकता है इसको बेंजीनाइट, बेंजीनाइट, और दूसरा नॉन बेंजीनाइट, ठीक है, नॉन बेंजीनाइट। तो ये केसेस हैं हमारे पास में, डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है, फिर से एक बार मैं मेंशन करते चलता हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक, असाइक्लिक सिस्टम। देन अगर बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर को या असाइक्लिक सिस्टम को, मैंने क्लासिफाई किया है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में आपका एल्केन आ गया, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट नहीं है। देन अगर बात करें जो है अनसैचुरेटेड को, फर्दर मैंने क्लासिफाई किया एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्किनाइंस, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। इसकी बात करें तो क्लोज चेन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो सभी एटम हो ना रिंग के वो सेम हो, यानी कि कार्बन एटम, मैक्सिमम केसेस में आप कार्बन एटम देखोगे तो जो है जो सभी एटम है वो सभी एटम सेम हो, यानी कि होमोसाइक्लिक के कैटेगरी में आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक में एक डिफरेंट, मिनिमम एक डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो जो रिंग बन रहा हो, तो रिंग में अगर एक डिफरेंट एटम है तो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। देन आप अगर बात करते हैं, यहाँ पे होता है कि एरोमेटिक, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक।
तो जो है ऑल दो एरोमेटिक के केस में जो है फर्दर क्लासिफिकेशन होगा बेंजोनाइट नॉन बेंजोनाइट में। हेट्रोसाइक्लिक को भी आप एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते। देखते हैं हम लोग कि जो है हर जो टर्म्स है डिफरेंट टर्म्स का अपना अपना जो मीनिंग है उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को, टर्म्स को एक एक समझते चलते हैं ताकि हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सभी टर्म्स हमारे लिए क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। आते बात करते हैं इसमें। पहला हम लोगों ने बोला ओपन चेन या एक तरीके से केस हम लोगों ने बोला असाइक्लिक सिस्टम। तो जो है उस केस में क्या था, ओपन चेन असाइक्लिक सिस्टम। तो ये केस क्या है असाइक्लिक सिस्टम में कि रिंग विल बी नॉट प्रेजेंट, रिंग विल बी नॉट प्रेजेंट, करेक्ट, रिंग नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, लाइक दिस केस ले लो, चेन ऐसे प्रेजेंट हो, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरीके से केस ले लो, यानी कि एक रिंग नहीं प्रेजेंट है, वी कैन कंसीडर दैट कंपाउंड एज अ ओपन चेन और असाइक्लिक सिस्टम। असाइक्लिक में वर्ड यूज कर रहा हूं। देन अगर बात किया जाए इसमें दूसरा क्लोज चेन, क्लोज चेन या इसको हम लोगों ने क्या बोला और क्या नेम दिया, साइक्लिक, नहीं। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो एटलीस्ट वन रिंग शुड बी प्रेजेंट, करेक्ट, एटलीस्ट वन रिंग शुड बी प्रेजेंट। तब इन दैट केस उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक सिस्टम। जैसे सिंपल सा केस ले लो, ये केस आप ले लिया साइक्लोहेक्सेन का, या हम लोग बेंजीन को देखते हुए आए होंगे, करेक्ट। तो ये केसेस हैं जिसमें हम लोग, या ऐसे भी केसेस कंसीडर कर लो, आप देख सकते हो कि एक क्लोज लूप बना हुआ है, इसमें ऐसा क्लोज लूप नहीं देखने को मिल रहा है। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ साइक्लिक सिस्टम एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ असाइक्लिक सिस्टम। अब बात करते हैं असाइक्लिक सिस्टम में भी फर्दर क्लासिफाई किया गया था किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। देखें इसको, ओपन चेन या असाइक्लिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे गया था। असाइक्लिक सिस्टम का दो क्लास बन के आया था, देखना इसमें आप, पहला मैंने मेंशन किया दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका डिफिनीशन क्या जाता है, बहुत लोग इसको जो है रॉन्ग कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो डिफिनीशन है बोलता है सैचुरेटेड जो कंपाउंड है डज नॉट कॉन्टेन, एक सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, डज नॉट कॉन्टेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अगर बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तभी इसको सैचुरेटेड बोला जाएगा, अगर ये दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है तो, प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। तो अब ये केस आता है दूसरा अनसैचुरेटेड का केस, हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इस केस में क्या बोला जाता है कि कंपाउंड कॉन्टेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये दो बॉन्ड कंसीडर किया जाए तो इन दैट केस इसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में रखा जाएगा। तो सैचुरेटेड का केस एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां, जैसे ये लिख लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो या सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हो। अनसैचुरेटेड की बात करें तो आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ में, या अगर चाहो तो आप ट्रिपल बॉन्ड भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी बेसिस पे इसको अनसैचुरेटेड रखा गया। बहुत लोग के दिमाग में बना रहता है कि सर अदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक कार्बन ऑक्सीजन, बिकॉज हम लोग ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट किया, तो उसके बेसिस पे अगर इसमें डिफिनीशन के साथ मर्ज करना चाहोगे थोड़ा सा स्लाइटली जो है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर एक डिफिनीशन जाता है कि अगर कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तभी इसको सैचुरेटेड की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखना है तो इन दैट केस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इन दैट केस दैट विल बी कंसीडर्ड एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है कि which are unsaturated compound,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, विच इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। देखें इसमें तो पहला ऑप्शन देखो, आप ध्यान से ट्राई करना आप इसमें। पहले मैं ले लेता हूं CH3CH, ठीक है, B CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लाइक दिस, C कुछ ऐसे केस में ले लेता हूं, D अब देखते जाओ इसमें जो भी आपको अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड दिखे उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। E एसिटिक एसिड का कुछ केसेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लो, E F C डबल बॉन्ड O OH G H देखें इसको, ट्राई करिए। क्लासिफाई दिस कंपाउंड इनटू अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इसमें देखो पहला दिस हम लोग को क्या देखना है, सैचुरेटेड के लिए देयर शुड नॉट बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होगा, तो इन दैट केस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे दैट कंपाउंड इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड के केस में आपको देखना होगा कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। बात करें इसमें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो जो है इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। ऑल्दो दिस कंपाउंड हैव द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बट दिस वी कैन नॉट कंसीडर दिस कंपाउंड एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिकॉज डिफिनीशन वहीं से आ रहा है। अब इसकी बात करें कार्बन ये क्या किस कैटेगरी में चला जाएगा, दिस इज सैचुरेटेड, मैं एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसकी बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा अनसैचुरेटेड। देन इसकी बात करें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज अनसैचुरेटेड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड कैन बी कंसीडर एज द सैचुरेटेड कंपाउंड। देन इसकी बात करें यहाँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों नहीं प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड आल्सो कैन बी कंसीडर्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड। इसकी बात करें is there any carbon carbon double bond या carbon carbon triple bond, no, if that is not present we can consider this compound as the saturated compound, correct? Here we can see this compound has a carbon carbon double bond, clearly we can consider this compound as the unsaturated compound. See this example here, carbon carbon double bond is present, carbon oxygen double bond present, but we decide saturated unsaturated based on this carbon carbon double bond, not this carbon oxygen double bond. So based on that we are considering this compound as the unsaturated. Here we can clearly see the carbon carbon double bond is present, we can consider this compound as the unsaturated compound. तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स। तो एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्या नोट करना है, एक स्मॉल पॉइंट, दैट इज although compound may contain डबल बॉन्ड, ठीक है, कुछ केसेस आपने देखा कि जो है although compound may contain double bond but it may be saturated compound, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कंफ्यूज ना करना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियसली क्या दिया, CH3C डबल बॉन्ड OH, आप इसका ड्यू कैलकुलेट करोगे, नो डाउट इसका ड्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ड्यू इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी चूंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं कंपाउंड के पास में है, तो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड के कैटेगरी में ही रखेंगे, ये केस बन के आता है। अब बात करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड का फर्दर केस हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, क्या था, ये था एल्केन, ठीक है, एल्केन
जिसका अगर बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से या उसका जनरल फॉर्मूला कैसे आएगा, ये आएगा CnH2n+2, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर रहे थे, CnH2n+2। ठीक है, तो इसको बोला जाता है राइट, एल्केन्स को हम लोग नेमिंग क्या करते हैं, बोला जाता है दिस आल्सो कॉल्ड एज एल्केन्स, आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, पैराफिन्स। क्यों बोला जाता है पैराफिन्स, एनी आइडिया? पैराफिन्स बोलने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ये मीनिंग यहां से ही निकल के आता है, पैरा और अफिन मीन्स लेस अफिनिटी, किसके तरफ? लेस अफिनिटी टुवर्ड्स द रिएक्शन। तो जब हम लोग रिएक्शन पार्ट में मूव करेंगे ना एल्केन के, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, बहुत ही लेस रिएक्शंस है एल्केन के केस में। ऑल्दो एल्कीन और एल्काइंस के बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां तक बात करें एल्केन्स का, यहां पे बहुत ही कम रिएक्शन निकल के आता है। तो यहां पे क्या केस है कि बोला जाता है कि पैराफिन्स बोलने के पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी, ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, लेस रिएक्टिविटी। बात कर लेते हैं कुछ इसके इनिशियल मेंबर को जान लेते हैं, ये कौन कौन से मेंबर हैं। जैसे पहला मेंबर, अगर मैं इसमें n की वैल्यू रखते जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, n की वैल्यू 1 और 1 रखने पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा CH4। इसको हम लोग कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मीथेन, मीथेन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मेंबर की बात करूं, n की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, C2H। ठीक है, C2H रख दो, कितना हो जाएगा, S6। क्या बोला जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एथेन। ठीक है, ये नाम आपने सुना भी होगा प्रीवियसली चैप्टर में, आप जब इसको रिवाइज कर रहे हो तो देखो होगे। देन अगर बात करें नेक्स्ट कार्बन C3 कितना हो जाएगा, अगर इसमें रख दो तो जो है 8। ये नेक्स्ट मेंबर इसी तरीके से चला जाएगा आपका प्रोपेन। तो ये इस तरीके से इसका मेंबर चेन बढ़ते जाता है, ये डिफरेंट एल्केन के कैटेगरी बनते जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अदर मेंबर्स हैं उसकी नेमिंग कैसे की जाती है, वो हम लोग जब नोमेनक्लेचर पार्ट में देखेंगे। आए तो नेक्स्ट सेगमेंट इसमें देखते हैं, दैट इज एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स, इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n। ठीक है, और इसका ड्यू की बात कर ले, ड्यू क्या हो जाएगा इस केस में, एल्केन्स के केस में ड्यू आपका हो जाएगा 1, ड्यू इक्वल टू, ये तो पता है। देन इसको बोला जाता है आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स, आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स, इसको अदर नेम भी ओलेफिन्स दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो मेंबर्स हैं उसको बात कर लेते हैं, और उसके जस्ट थोड़ी कॉमन नेम को हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो जैसे पहला मेंबर आता है, अगर n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड, और जो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। तो इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूं C2H4। ठीक है, इसका जो नेम होता है इसको बोला जाता है इथीन, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन, इथीन। आगे हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर एक पैटर्न में, या इसको हम लोग एक कॉमन नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इथाइलिन, इथाइलिन ये नाम जाता है। ठीक है, जस्ट अभी के लिए आप जो है एक याद रख सकते हो। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेंबर, दैट इज C3, क्या हो जाएगा यहाँ पे C3H6, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है प्रोपीन। राइट, अगर स्ट्रक्चर आप आगे देखोगे इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपीन। तो इसको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर देता हूं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर देते हैं। इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाएगा प्रोपीन, या इसका नाम हो सकता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ये नाम बोला जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है, दैट इज एल्काइंस। एल्काइंस, इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ठीक है, और इस केस में इसका ड्यू कितना होगा, ड्यू इज गोइंग टू बी 2। जस्ट एक आइडिया में देते चलता हूं बिकॉज क्लियर हो कि हाँ ये एल्काइंस एल्कीन्स हम लोग किसको बोल रहे हैं। तो लेटर ऑन हम लोग इसको जो है हम लोग डिफरेंट वे से इसको कवर करेंगे हम लोग, लेकिन जो है जस्ट एक सिंपल सा आइडिया। जैसे इसमें अगर पहला मेंबर बात करें हम लोग, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 रखें तो C2H2। ठीक है, C2H2, इसको बोला जाता है इथाइन, इसको बोला जाता है इथाइन।
ठीक है, या इसी का जो नेम होता है इसको बोला जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन, ध्यान रहे कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है इथाइलिन के साथ, इसका नाम होता है एसिटिलीन। देन आगे के जो मेंबर्स हैं, इसका जो मैं कॉमन नेम है वो जस्ट अभी मैं मेंशन कर रहा हूं, और इसके जो नेक्स्ट मेंबर है उसको भी अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा प्रोपाइन। आगे हम लोग आएंगे नोमेनक्लेचर में, उसका आप टेंशन मत लो, आगे हम लोग इसको इसी कुछ चीज को डिस्कस करना है, ये हम लोग को पूरे चैप्टर में। तो हो जाएगा प्रोपाइन, और इसको क्या पढ़ा जाएगा कॉमन नेम, मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन ये पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये केसेस है। अगर साइक्लिक सिस्टम की बात करें, साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, इसको किस में क्लासिफाई किया गया था, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या होगा होमोसाइक्लिक में, कि बोल सकते हो आप ऑल एटम इन द रिंग, ऑल एटम्स इन रिंग इज सेम, या आप ये भी बोल सकते हो आर कार्बन एटम, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना तो कार्बन एटम ही होगा, बिकॉज एटलीस्ट वन कार्बन एटम होना चाहिए। अब इसमें बोला कि ऑल एटम इन द रिंग शुड बी सेम, अगर रिंग में सेम है तो कार्बन एटम, जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसको मैं होमोसाइक्लिक बोल सकता हूं क्या, देख लो, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन एटम हो गया, ये भी कार्बन एटम। तो यानी कि जो रिंग फ्रेम हो रहा है ना, इन दैट केस रिंग में जो एटम होंगे वो सिमिलर एटम होंगे, तभी इसको होमोसाइक्लिक बोला जा सकता है। होमो मतलब से। देन बात करें एक और एग्जांपल, आप वेल नोन ये जानते ही होगे, पढ़े होगे, बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन इज आल्सो कंसीडर्ड एज द होमोसाइक्लिक, नो डाउट, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज द एवरी एटम ऑफ दिस बेंजीन रिंग इज द कार्बन एटम। तो सेम हो गया, जब सभी एटम है तो होमोसाइक्लिक का ये डिफिनेशन जाता है। सेकेंड बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, हेट्रोसाइक्लिक की, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का कैटेगरी कैसे बनता है, बोला जाता है कि एटलीस्ट वन एटम इन द रिंग इज डिफरेंट, ठीक है। रिंग के अंदर जो एटम प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन एटम शुड बी डिफरेंट। तो केस कैसे हो सकता है, जैसे बहुत सारे केसेस रख सकते हो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में। एक वेल नोन ये एग्जांपल जाता है, आगे हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, दैट इज pyridine molecule, दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखकर घबराना नहीं है, आगे इस पे जो सफिशिएंट हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो पहली बार आपने सुना, नेम सुना, स्ट्रक्चर सुना, ऐसे घबराना नहीं है, आगे इस पे सफिशिएंट प्रैक्टिस होगा हमारा। ये pyridine मॉलिक्यूल बोला जाता है, इसको हम लोग पायरोल बोलते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये एग्जांपल जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है। क्यों हेट्रोसाइक्लिक में बोल रहा हूं, क्योंकि जो एटम प्रेजेंट है ना, इसमें देखो कार्बन कार्बन, एक हेट्रो एटम आ गया, नाइट्रोजन। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन एक अदर एटम इसमें एंटर कर गया है रिंग के अंदर, तो इसको हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसको बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये केसेस हमारे सामने दिखता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं ले लूं इसमें, तो जैसे ये केस ले लो, ये केस ले सकते हो, लाइक दिस केसेस, बहुत सारे केसेस बनेंगे आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो यहाँ पे भी कुछ केस ऐसे ही है, दिस इज होमोसाइक्लिक, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का एक क्लासिफिकेशन देखें, तो इन दैट केस क्या होता है, होमोसाइक्लिक को मैंने क्लासिफाई किया था, होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन किसमें हुआ था, एक बोला गया एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या हुआ एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर कर लेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जस्ट अभी मैं बेसिक ही बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, लेटर ऑन हम लोग जीओसी में इसको जो है डिस्कशन रखेंगे कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड इतना डिफरेंट बिहेवियर क्यों रखता है, रिएक्शन वगैरह, ये सभी पार्ट रहेगा हमारे डिस्कशन का। बट एक छोटा सा आइडिया मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बस एक छोटा सा आइडिया रखूंगा, व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। डिटेल हम लोग जो है वंस अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा, डिटेल हम लोग जीओसी के अंदर इसको करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड का, वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पे देखो आप कि केस क्या है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो बोला गया कि सिस्टम शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक तो होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिकॉज ये तो हम लोग साइक्लिक के अंदर ही पढ़े, तो साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए,
साइक्लिक सिस्टम। सेकेंड केस बोला जाता है कि जो एटम इन्वॉल्व है ना, जो रिंग के जो एटम है वो सभी एक प्लेन में हो, प्लेनार ज्योमेट्री हो इसकी। तो यानी कि मॉलिक्यूल, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार। पूरे मॉलिक्यूल को प्लेनार होने की जरूरत नहीं है, बट उसका जो हिस्सा है जिसमें कि हम लोग एरोमेटिसिटी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग बात कर ले इसमें कि ये कंडीशन मैं ऐसे रख देता हूं कि ऑल एटम्स इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तब इसको एरोमेटिक। और एक और लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज क्या बोला जाता है, जो है तो टोटल नंबर ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, n = 0 रखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे जाएगा, थोड़ा सा ये हम लोग जो है डिस्कशन में रखेंगे। जस्ट अभी एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी में बेंजीन रिंग का, ठीक है, अब जस्ट इस बेंजीन रिंग को कंसीडर करना, क्या ये एरोमेटिक में कंसीडर किया जाएगा? ठीक है, देख लो आप क्राइटेरिया क्या फुलफिल कर रहा है। देखो, सिस्टम साइक्लिक है, देन सिस्टम शुड बी, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार, यानी कि जो एटम इन्वॉल्व है ना, ये एटम हो गया या ये एटम हो गया या ये एटम हो गया, दिस शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। है क्या सभी? बिल्कुल है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं तभी 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। और जहां तक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। दिस सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक। तो ये क्राइटेरिया होता है एरोमेटिक के लिए, ये फुलफिल करना चाहिए। सिस्टम शुड बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार एंड देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की वजह से इसको मैं डिटेल नहीं करना पसंद करूंगा अभी। उसको डिटेल करने के लिए आपको कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये तभी आ सकता है जब हम लोग जीओसी पे सफिशिएंट प्रैक्टिस रखेंगे। तो नो डाउट वंस अगेन हम लोग जो है इस एरोमेटिक कंपाउंड से मुलाकात होगी दोबारा, लेकिन इन दैट केस हम लोग कंप्लीट लेक्चर उस पे एरोमेटिक कंपाउंड पे ही हम लोग फोकस रखेंगे जब हम लोग इसको डिस्कशन के लिए ले जाएंगे। तो बस क्योंकि क्लासिफिकेशन मुझे करना था, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्लियर थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड किसको मैं बोल रहा हूं। तो यानी कि अब एलिसाइक्लिक की बात कर ले कि साइक्लिक सिस्टम which is not aromatic, ठीक है, not aromatic। तो इन दैट केस इसको बोला जाएगा दैट सिस्टम शुड बी कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक सिस्टम या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहां से एक और जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, अगर याद हो एरोमेटिक कंपाउंड को मैंने क्लासिफाई किस में किया था, एक क्लासिफिकेशन हुआ था बेंजीनाइट, ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हुआ था, नॉन बेंजीनाइट, ठीक है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूं बेंजीनाइट में कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग should be present, तब इसको बेंजोनाइट बोला जाएगा। नॉन बेंजोनाइट का केस तब क्या होगा कि जो है डज नॉट contain any benzene ring, तब इसको बोला जाएगा नॉन बेंजोनाइट। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो केस है जैसे कि बेंजोनाइट है, एक तो बेंजीन खुद इटसेल्फ बेंजोनाइट में आएगा। नैफ्थलीन आपने सुना होगा, ठीक है, नैफ्थलीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देख लो, पहले तो साइक्लिक है, प्लेनार की पॉसिबिलिटी देख लो, प्लेनार है क्या, ये सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, 1 2 सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कॉन्जुगेशन में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। हाँ रखें, अगर यानी कि वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा वो बेंजोनाइट का। ध्यान रहे कि बेंजोनाइट किसका कैटेगरी है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइट का ऐसे तो एग्जांपल लेटर ऑन आएंगे, ये हम लोग का हो गया एक एग्जांपल बेंजोनाइट का, ठीक है।
और हम लोग बात कर लें दूसरा, एक नॉन बेंजोनाइट केस भी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक सिस्टम आप ये ले लो, एक स्मॉल सा सिस्टम ले लो, ठीक है। सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार में क्यों बोल सकता हूं, ये जो एटम होगा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, और सिस्टम के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन दैट केस ये सिस्टम को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक है, नो डाउट, बट इसको हम लोग बेंजोनाइट में नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे जो है नॉन बेंजोनाइट, ठीक है, नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड। कैटेगरी देख लेते हैं, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के भी 2 क्लासेस बने, मैंने बोला एक इसमें भी एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या, वही डिफिनीशन यहां पे भी जाता है कि द साइक्लिक सिस्टम, या मैं ऐसे बोल दूं कि हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, यहां इस केस के लिए हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, heterocyclic compounds which are not aromatic, फिर इसको बोला जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिकली वंस अगेन वही सेम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो कुछ एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं इसको, इधर हम लोग जो है जो क्राइटेरिया था फिर से अगर मेंशन करें कि सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर, and there should be 4n+2 pi electron, ठीक है, 4n+2 pi electron। जैसे एक सिंपल आइडिया दे देते हैं। अब कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया आपको ये केस, शायद अभी आपने देखा प्रीवियसली, ये केस आपने, ठीक है, ये केस आप कंसीडर कर लो। तो इसमें क्या है कि सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार है, बिकॉज सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, करेक्ट। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम एरोमेटिक है, लेकिन इसको किस में कंसीडर किया जाएगा, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे हेट्रोसाइक्लिक में। क्यों? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन एटम आ गया, नाइट्रोजन एटम कार्बन एटम से डिफरेंट है। तो हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक के डिफिनीशन में क्या बोला था कि एटलीस्ट 1 डिफरेंट एटम शुड बी प्रेजेंट इन द रिंग apart from the carbon atom, and here it is nitrogen. We can consider this compound as the aromatic, but this system is the heterocyclic system. एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, like this system आप कंसीडर कर लो नाइट्रोजन। ये दोनों मॉलिक्यूल वेल फेमस है और बहुत सालों से इसे क्वेश्चन पूछते हुए आए हैं, बट इसका जो है हम लोग डिस्कशन बहुत बार इसको रखेंगे। ये केस है, इसको बोला जाता है pyridine, इसको हम लोग पाइरोल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया है। ये वाला जो लोन पेयर है ना, इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, अगर ये रेजोनेंस का पार्ट होता है। आगे हम लोग डिस्कशन में ये रहेगा। तो ये सिस्टम भी अगर रखोगे, जैसे कि ये सिस्टम हेट्रोसाइक्लिक, नो डाउट ये दिख रहा है, देन उसके अलावा जो अदर जो एरोमेटिक की क्राइटेरिया है फुलफिल करेगा, सिस्टम साइक्लिक, प्लेनार हो गया, और इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इन दैट केस ये सिस्टम भी एरोमेटिक के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का कैटेगरी, होल कैटेगरी बनता है। अब एक छोटा सा जो है टर्म्स आपको और भी सुनने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, दैट इज एलिफैटिक, ठीक है। अब बोलोगे कि सर एलिफैटिक में कौन कौन से गैसेस आएंगे, तो एलिफैटिक में जो डिफिनीशन आता है दैट कंपाउंड की जो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट ना हो। एरोमेटिक में तो वो भी नहीं आएगा ना, जो कि मतलब लीनियर चेन वाले, तो उसको भी तो एरोमेटिक में नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहां पे हम लोग क्या बोले हैं कि द कंपाउंड साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, तब इसको हम लोगों ने एलिसाइक्लिक बोला, इसको बोल रहे हैं एलिफैटिक। तो इसमें क्या है कि इस केस में आपका ओपन चेन प्लस क्लोज चेन दोनों कंसीडर किए जाएंगे, बट इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ये जो सेगमेंट बनाता है, ये बनाता है एलिफैटिक, जो कि हमारी उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया था। तो जो है अगर नॉट एरोमेटिक है तो इसको एलिफैटिक के केस में कंसीडर किया जाएगा। जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले लूं, इसको भी मैं एलिफैटिक बोल सकता हूं, और इस वाले केस को भी मैं एलिफैटिक ही बोलूंगा, नो डाउट दिस चेन इज आल्सो एलिफैटिक, बिकॉज ये तो एरोमेटिक है नहीं, तो इसको भी आप एलिफैटिक, ओपन चेन या क्लोज चेन विच इज नॉट एरोमेटिक। ओपन चेन में तो वैसे भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्लोज चेन में जो एरोमेटिक नहीं होगा उस वाले केस को कंसीडर कर लो, वो एलिफैटिक की कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे केसेस हैं, आप ओपन चेन में इसको कंसीडर कर लो, ये एलिफैटिक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ले लो विच इज नॉट एरोमेटिक, इसको भी हम लोग एलिफैटिक के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो है एलिफैटिक के, ओपन चेन प्लस क्लोज चेन विच इज नॉट एरोमेटिक।
आर कंसीडर एज द एलिफेटिक कंपाउंड्स। हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। करना क्या है, आपको क्लासिफाई करना है जो ये कंपाउंड मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो टेक योर टाइम, प्रैक्टिस दिस वन। आइए देखते हैं इसमें। तो ये केस क्या हो जाएगा, साइक्लिक सिस्टम है, नो डाउट हम लोग को मैक्सिमम साइक्लिक सिस्टम इसमें दिया गया है। तो क्या मैं लिख दूंगा, इसको लिख सकता हूं साइक्लिक, करेक्ट। देन उसके बाद ये हेट्रो या होमोसाइक्लिक होगा। क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब इसमें बात करें कि क्या ये एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। क्लियरली आप देख सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, राइट, कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो यहां इन दैट केस इसको बोला जाएगा क्या, दिस इज कंसीडर्ड एज द एलिसाइक्लिक। क्लियर है इतना। अब बात कर लेते हैं इसकी। साइक्लिक है, ठीक है, रिंग बना हुआ है। होमो या हेट्रो, सभी एटम कार्बन है, दिस इज द होमो साइक्लिक। बेंजीन की बात करें, एलिसाइक्लिक होगा या एरोमेटिक होगा। पता है कि ये साइक्लिक सिस्टम है और इसमें प्लेनार मॉलिक्यूल है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, दिस इज गोइंग टू बी और एरोमेटिक। इसकी बात कर लेते हैं, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, क्लियरली यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देन अगर बात करें एरोमेटिक, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में दिस सिस्टम इज कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक, ठीक है। इसकी बात कर लें, साइक्लिक, वंस अगेन साइक्लिक, हेट्रो या होमो, सल्फर इज प्रेजेंट ना, तो वी कैन कंसीडर एज द हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। एरोमेटिक, बिकॉज इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी आप कंसीडर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। घबराना नहीं, अभी डिस्कशन में लेटर ऑन आएगा। इसकी बात कर लेते हैं, एक इसमें आएगा साइक्लिक, होमो या हेट्रो। बोलोगे यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है सर, इसको हेट्रो में नहीं, यहाँ केस क्या है, आपको क्या देखना है कि जो रिंग के अंदर है उसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट ना हो, लाइक नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन, वो अगर नहीं प्रेजेंट है तभी हम लोग उसको तभी उसको होमोसाइक्लिक में बोलेंगे। अगर प्रेजेंट है तब हम लोग उसको हेट्रोसाइक्लिक में बोलेंगे। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन जो है रिंग से बाहर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग जो है अगर बात करें, सभी एटम कार्बन है, तो इसको हम लोग होमोसाइक्लिक में ही कंसीडर करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, होमोसाइक्लिक। बात करें इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, साइक्लिक है, प्लेनार है, बेंजीन रिंग है, राइट, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी बेंजोनाइड या नॉन बेंजोनाइड, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वी कैन कंसीडर दिस कंपाउंड एज द बेंजीन, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ये क्या हो गया, असाइक्लिक सिस्टम, असाइक्लिक सिस्टम, होमो, राइट, इससे तो आएगा नहीं असाइक्लिक सिस्टम में। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, क्लियरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसकी बात कर लें, सिस्टम इज साइक्लिक, देन सभी का एटम कार्बन, दिस इज द होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक। देन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक, क्लियरली दिस इज द एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक। इसकी बात कर लें, दिस कंपाउंड इज द असाइक्लिक सिस्टम, असाइक्लिक सिस्टम। देन अगर बात कर लें ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो तीन टर्म्स जहां में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कौन कौन सा 3 टर्म है। एक मैंने वर्ड यूज किया असाइक्लिक, असाइक्लिक का मीनिंग हुआ कि उसके अंदर रिंग नहीं प्रेजेंट है। दूसरा है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मींस रिंग प्रेजेंट है बट वो रिंग एरोमेटिक नहीं, ठीक है, ये बात हुआ। और एक टर्म्स आता है एलिफैटिक, एलिफैटिक में मैंने क्या बोला कि ओपन चेन को कंसीडर तो किया ही जाएगा एलिफैटिक में, बट साथ में जो कंपाउंड साइक्लिक है बट वो एरोमेटिक नहीं है, उसको भी एलिफैटिक में हम लोग मेंशन करते हैं। तो एक तरीके से मैं बोल दूं एलिसाइक्लिक भी ना एक तरीके से मिक्स है उन दोनों का, राइट, कि एली मतलब एलिफैटिक और साइक्लिक मींस जो है आपका साइक्लिक सिस्टम, तो वहां से एलिसाइक्लिक निकल के आएगा। तो ये 3 टर्म्स बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक आपको पता ही है। एरोमेटिक के केस में हम लोग डिस्कशन लेटर ऑन बहुत अच्छे से इसको डिटेल करने वाले हैं, तो उसके घबराने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर बिल्कुल उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो है अगर मैं बात करूं इसमें जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, इसको हम लोग डिस्कशन यहाँ पे डिटेल रखेंगे। तो आगे के केस में आगे जो है
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन दिस ग्रुप, कि जिस कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो जाए या एल्काइल ग्रुप हो जाए, उनका नेचर कैसे होगा, उस नेचर के बेसिस पे इस पे क्लासिफिकेशन अकर होगा। आज हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो इसको आप रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास के लिए वेल प्रिपेयर रहो। थैंक यू वंस अगेन।